अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, आदाब। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK बे अख नो ताज़ शुमार है मेज़बान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर तो सारनी हुंद वथ वंज इस्तकबाल यह वमेज यह आश जे तुम सारी असियो बखैर आफियत बसेहतो सलामत खुश तो खुशहाल आबाद एक वट वनकनस बिहित आसान आसान चाय चवान तो बे पनुन मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK वछान। प्रिय दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम एक छोटी सी प्यारी सी हिंदी कविता से करेंगे। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले सागर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बन, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने इस छोटी सी प्यारी सी हिंदी कविता से क्यों की, क्योंकि आज 14 सितंबर है और आज के दिन हर वर्ष पूरे राष्ट्र में हिंदी दिवस के तौर पे मनाया जाता है, यानी आज हिंदी दिवस है। और इस हिंदी दिवस को हम 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, वो हम आज के इस प्रोग्राम में विस्तार से जानेंगे। इस विषय पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे हमारे आज के मेहमान से, उनसे भी हम आपको ज़रूर मिलाएंगे। लेकिन प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे। आज के इस प्रोग्राम में मैं रहूंगी आपके साथ बराबर 9 बजे तक, इकरा आखून, और प्रोग्राम में मेरी सहयोगी, मेरी प्यारी सी सहेली अरीबा अल्ताफ। अरीबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हिंदी दिवस है, आपको भी और हमारे दर्शकों को भी इस विशेष दिन पर बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल, और खुशकिस्मती है हमारी कि आज के दिन हमें ये मौका मिला है कि हम इस बारे में बात करें, क्योंकि एक पूरी हिस्ट्री है, इस बारे में जानने की ज़रूरत भी है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि आज के दिन हम इस हिंदी डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या वजह है। जैसा कि आपने फरमाया, आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस का दिन सेलिब्रेट करते हैं। इट्स अ हिंदी डे, और हिंदी एक लैंग्वेज है, आप सब जानते हैं, और इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स, लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री है। और हिस्ट्री ये है कि प्री इंडिपेंडेंस के एरा में, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगी कि हम लोग भी थोड़ा, हाँ, जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस का एरा था उसमें एक डिबेट था कि हम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज किसे बनाएं, इंग्लिश को बनाए या हिंदी को बनाए। काफ़ी लोग ऐसे थे जो हिंदी को ऑपोज कर रहे थे और काफ़ी लोग ऐसे थे जो हिंदी को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी लोग हिंदी लैंग्वेज जो है यूज़ करते थे और जो इंग्लिश है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही थी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स और रिक्वेस्टिंग के बाद फाइनली जो है इंग्लिश को 15 ईयर्स के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, लेकिन हिंदी एसोसिएट लैंग्वेज के तौर पे साथ में थी। फिर 1949 को फाइनली जो है देवनागरी स्क्रिप्ट हिंदी में एक्सेप्ट हो गई है, और इसको एक्सेप्ट करने में काफ़ी सारे लोगों ने जो है रोल प्ले किया है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना इसमें जो रोल निभाया हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में, क्योंकि उनके मुताबिक हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज थी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी। और 1949 को जो है हमारी जो हिंदी है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया विद इंग्लिश। तो हमारी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो 1949 14 सितंबर वी सेलिब्रेट एज हिंदी डे। और बिल्कुल सही, और इसके साथ साथ मैं ये पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगी कि तब के जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, उन्होंने कहा कि इस दिन को यानी 14 सितंबर को अब हम हिंदी दिवस के तौर पे मनाएंगे हर वर्ष, हर साल। और इसके साथ साथ ये भी मैं जोड़ना चाहूँगी कि ज़बान पे किसी का हक नहीं होता कि ये कहें कि ये जो ज़बान है इसे बोलने का हक सिर्फ मुझे है, ऐसा नहीं है। ये सच है कि जो ज़बान होती है वो किसी भी इलाके की पहचान होती है, मगर नाज़रीन मोहतरम, आप भी जानते हैं कि जब हम इस दुनिया में आते हैं सबसे पहले हम वो ज़बान सीखते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, यानी जो आसपास के लोग ज़बान बोलते हैं, जिसे हम मादरी ज़बान कहते हैं, सबसे पहले हम वो सीखते हैं। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं मुख्तलिफ संस्थानों में
हम तालीम हासिल करते हैं तो वहाँ भी अलग अलग ज़बानें हमें सिखाई जाती है। हमें उर्दू, हिंदी या इंग्लिश जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हम सीखते हैं। इसके साथ साथ फिर जब हम प्रोफेशनल करियर का आगाज़ करते हैं, मान लीजिए किसी शख्स को किसी इलाके में जाना है तो वहाँ पर जो ज़बान बोली जाती है उसे ये सीखनी पड़ती है ताकि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो आसान हो। मैं जो बोलूँ वो आप समझें, आप जो बोले वो मैं समझूँ, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल के जदीद दौर में तो मेरे ख्याल से मल्टीलिंगुअल होना बहुत ज़रूरी है और कई सारी ज़बानें हम लोग सीखते हैं, है ना। हम ही देख लें कितनी ज़बानें हम लोग भी बोल पाते हैं, हमें इसका इल्म भी नहीं होता। लेकिन इसके अलावा मैंने कई सारे लोग देखे हैं जो बहुत फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे जापानीज सीखते हैं, चाइनीज सीखते हैं, है ना, जर्मन सीखते हैं, तो इतनी सारी ज़बानें सीखते हैं। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जब हम उर्दू में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं, हमें अंतर ही नहीं कर पाते कि उर्दू क्या है हिंदी क्या, क्योंकि ये सिस्टर लैंग्वेज है। तो मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं ये भी जानते हैं कि जो ये गुड मॉर्निंग JNK का पूरा प्रोग्राम है एक मल्टीलिंगुअल शो है। इसमें हम मुख्तलिफ ज़बानों में आपसे बात करते हैं, इंग्लिश का भी इसमें इस्तेमाल होता है, हम लोग हिंदी ज़बान में भी बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं और कश्मीरी में भी बोलते हैं। जी, और इसके साथ एक बहुत ज़रूरी बात मैं जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि आज 14 सितंबर है, तो आज एक बहुत ख़ास शख्सियत की बर्थ एनिवर्सरी भी है जिनका बहुत बड़ा रोल प्ले था हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में, जिनका नाम है राजेंद्र सिन्हा जी। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्टिंग, काफ़ी रिपोर्ट्स लिखी है और रिक्वेस्ट पे जो उनके मुताबिक था कि हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए बिकॉज इट्स द वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। और आज के दिन हम उनको भी जो है सेलिब्रेट करते हैं, उनकी जो रोल प्ले उन्होंने किया था उसको भी सेलिब्रेट करते। खैर, प्रोग्राम में बहुत कुछ है, आज के दिन के बारे में और बातचीत करेंगे, हमारे आज के मेहमान से भी आपकी मुलाकात करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है, अभी हम नगमे के लिए रुकते हैं, आप भी इंतज़ार करते हैं और आज हम आवाज़ सुनेंगे वहीद जिलानी साहब की। Bomburas yımbızal, bomburas yımbızal, sıcırası rasay. Bomburas yımbızal, sıcırası rasay. Gastay vesiye yur antan yina su dilber vuçhan bostay gastay vesiye yur antan bomburas yambırzal zıcıras rasay.
खस बरी मस तूनी तोस मस्चथ कुछ गई मस्तान मई गस्तई विसी यूर अंतन बुम्बरस यंबरसल सजरस रसई दीदार यार जो गचहान दस्तई दीदार यार जो गचहान दस्तई देवान बमरस दिल छो खस्तई फातिमा यूसुफ छी मंगान तस तई गस्तई वेसी यूर अंतन बुबरस यंबरसल सजरस रसई गस्तई विसी यूर अंतन ही नासु दिल बर वुचहन गस्तई विसी यूर अंतन हो बुम्बरस यंबरसल सजरस रसई वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। नाजरीन, अभी वक्त हो चला आप तक ज़रूरी अपडेट्स पहुंचाने का मौसम और ट्रैफिक के हवाले से। मौसम के हवाले से पहले बात करते हुए आज श्रीनगर में जो है हल्के रेन शावर्स होने के इम्कानात है। श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 19 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। वहीं जम्मू के हवाले से बात करें, वहाँ भी आज हल्के रेन शावर्स होने के इम्कानात है। दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। नेशनल हाईवे की बात करें आज तो ट्रैफिक दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है और मुगल रोड और SSG रोड पे भी दोनों अतराफ से ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई है। फिर भी किसी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक बार जो दिए गए नंबरात हैं उनसे राबता ज़रूर करें। जी और नाज़रीन मोहतरम, यकीनन आपको इंतजार होगा कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ कौन मेहमान तशरीफ फरमा है। बिल्कुल इस वक्त स्टूडियोज़ में बनफ नबी तशरीफ फरमा है, इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। और आपको याद होगा कि जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो हमने शुरुआत किससे की, आज का जो दिन है इसकी क्या ख़ास अहमियत है। आज का दिन हम पूरे कौमी सतह पर हिंदी दिवस के तौर पे मनाते हैं और इस दिन को हम आज ही क्यों मनाते हैं, इस दिन का क्या महत्व है, आज के इस दिन पर हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं सादिया ज़ोहरा, जो एक स्कॉलर है। इसी ज़बान में इन्होंने तालीम हासिल की है, आला तालीम हासिल की है और इस वक्त स्कॉलर हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट में। आइए बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं।
सादिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग JNK में। हमें उम्मीद है कि अगर आप पहली मर्तबा यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है, लेकिन घर बैठे आप इसको ज़रूर देखती होंगी। इससे पहले बात हुई थी। अच्छा, हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते होंगे आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में कि कैसे शुरुआत हुई, किस इलाके में आप जन्मी हैं और किस संस्था में आपने पढ़ाई हासिल की है। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने का। तो सबसे पहले मैं आप दोनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा जो सिंपल सा मैं जीवन परिचय अपना दूंगी, मेरा ताल्लुक जो है वो कश्मीर के गांधरबल ज़िले के बटविना इलाके से है। जी, तो मेरी जो आरंभिक शिक्षा है वो वहीं पे एक स्थानीय स्कूल गौसिया इस्लामिक इंस्टीट्यूट में हुई है। तो उसके बाद जो मेरी मुख्य शिक्षा है वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक वो CBSE स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में भी आपने सुना होगा गांधरबल से हुई है। तो वहीं से मैंने जो हिंदी की आरंभिक शिक्षा है वो मैंने वहीं से ली है, क्योंकि वहाँ पे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक जो है एक हिंदी जो है एक अनिवार्य सब्जेक्ट विषय होता है। तो वहीं से उसके बाद भी हिंदी से तब तक से आज तक का सफ़र मेरा हिंदी में ही हो रहा है। जी जी। और ये जो शौक था आपने हिंदी लैंग्वेज में इसको आगे लेते हुए इस पे फिर रिसर्च वगैरह सब कुछ आपने इसी लैंग्वेज में चूज किया है, इसकी कोई खास वजह? जी, खास वजह तो मैं हिंदी दिवस को ही मानूंगी, क्योंकि हिंदी दिवस के रिलेटेड ही मेरी सारी जो अभी तक जो मेरी शिक्षा है वो हिंदी दिवस के रिलेटेड है। क्योंकि जो 12th के बाद मैंने ह्यूमैनिटी जो मेरा ऑलरेडी सब्जेक्ट था, तो उसमें मेरा मेजर था वो हिस्ट्री था। तो मेरा ये जो विचार था कि मैं हिस्ट्री में ही आगे करूँ MA, फिर उसके बाद जो भी उच्च शिक्षा होगी तो इसी में प्राप्त करूँगी। लेकिन 2017 में हिंदी दिवस के दिन ही हमें कश्मीर यूनिवर्सिटी बुलाया गया। तब मैं यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन्स में पढ़ती थी। तो वहाँ पे जब हमें वहाँ पे बुलाया गया तो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स थे कुछ वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो मैंने एनवायरनमेंट देखा, वहाँ का वातावरण देखा तो बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित मुझे लगा। वहाँ के जो फैकल्टी है, अभी जो वहाँ की HOD है डॉक्टर जाहिदा जबीन, बहुत ही ज़्यादा उनने उस टाइम पे प्रोत्साहित किया। तो उस समय से ही ये कह सकती कि मेरा मन या हृदय परिवर्तन हो गया। तो मेरा आज यहाँ पे मैंने उसी समय ये सोचा था कि आगे जाकर मैंने, क्योंकि हिंदी मेरा ऑलरेडी सब्जेक्ट था और उसमें मेरी रुचि भी बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन मेरा ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हिस्ट्री या हिंदी लूँ। तो उस समय मेरा कंफर्म हो गया कि आगे की जितनी भी मेरी शिक्षा है तो वो तो हिंदी में ही होगी। घर वालों की तरफ से कोई जोर, कोई दबाव तो नहीं था कि आपको कुछ और बनना है या किसी और सब्जेक्ट का इंतखाब करना है? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे का जो शिक्षा होती है या कुछ भी वो बनता है तो उसमें मुख्य रोल कहीं ना कहीं घर वालों का ही होता है। तो इस हिसाब से मैं बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि जो मेरे घर वाले हैं कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं हुई। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा खुश हुए जब मैंने इनको कहा कि एक तरह से होता है ना कि कोई बच्चा जो खानदान में होता है वो रेवोल्यूशनरी होता है। तो इसी सिलसिले में मेरे जो पूरे खानदान है, चाहे वो अम्मी की साइड से चाहे वो अब्बू के साइड से, सारे के सारे मेडिकल प्रोफेशन में ही है या मेडिकल स्ट्रीम है। तो मेरा बिल्कुल से एक अलग सा पहले से ये था कि मैंने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लिया। उसके बाद हिंदी में दूर दूर तक मेरे खानदान में कहीं से भी किसी ने हिंदी की पढ़ाई नहीं की है, तो मेरा वो पहला था। इसलिए घर वालों की तरफ से तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला इस टाइम पे। अच्छा सादिया, चूंकि आज हिंदी दिवस का दिन है और हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश तो की अपनी तरफ से जितना हम ग्रैब कर सकते थे। क्योंकि आपकी महारत है इस जो लैंग्वेज में है, आपकी तरफ से अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिफाइन करें कि आज के दिन की अहमियत क्या है? जी, सबसे पहले तो आपने बताया कि 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो इससे पहले जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में जब उनको आज़ादी मिली, तो उसके बाद संविधान जब बनना शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनना शुरू हुआ, तो उस टाइम पे सबसे बड़ी चुनौती जो हम कह सकते थे कि हिंदी की किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। जी, उस पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने के बाद जो है ये कहा गया कि 14 सितंबर 1949 को ये कहा गया कि हिंदी जो हमारी जो ये भाषा है वो राजभाषा के तौर पर इसको अपनाया गया। तो इसी दिन के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए जो 14 सितंबर 1953 से, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि 1953 से पहला हिंदी दिवस मनाया गया। जी, तो इसके मुख्य दो कारण है। सबसे पहले तो मैंने आपको मुख्य कारण यही बताया कि 1949 को या 14 सितंबर को ही सबसे पहले हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। दूसरा मुख्य कारण ये है कि हिंदी
हिंदी को जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये बहुत ज़्यादा विषय जो चर्चा में रहा था कि किस भाषा को और क्यों बनाया जाए। तो इसमें हिंदी भाषा के जो विभिन्न साहित्यकार, बहुत सारे साहित्यकार जैसे काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंदास और जिनका आपने कहा राजेंद्र सिंह जी जो है, तो उनका बहुत विशेष योगदान रहा है कि हिंदी को ही भारत की राजभाषा के रूप में चुना जाए। तो जब उनके और 14 सितंबर 1949 को ही उनका 50वां जन्मदिन था, तो उस दिन उनके योगदान को देखते हुए भी 14 सितंबर को ही ये हिंदी दिवस मनाया गया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिंदी आज तक भारत की राजभाषा क्यों है, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं? कुछ आइडिया आप दे सकती हैं हमें? जी जी, बहुत अच्छा है आपने पूछा है। तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी सैद्धांतिक स्थिति अगर आप देखना चाहिए, थोड़ा सा मैं उस पर विचार करना चाहूँगी, थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो भारत का संविधान जब बना तो उसमें भाग 5, भाग 6 और भाग 17 जो है वो राजभाषा के संबंध में है। जितने भी उपबंध है वो राजभाषा के संबंध में जितने उपबंध है वो इन्हीं भागों में है, और भाग 17 विशेषकर राजभाषा के संबंध में ही है। तो भाग 17 में 4 अध्याय यानी कि लेसन या चैप्टर्स हम कह सकते हैं, 4 लेसन्स हैं। तो उनमें आर्टिकल या अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जितने भी आर्टिकल राजभाषा से संबंध है वो इन्हीं 8 में आते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो 343 का आर्टिकल है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो हमारी संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यानी कि संघ की यानी कि सरकार के जितने भी कार्यक्रम है, जितने भी काम है, तो वो राजभाषा हिंदी में, और लिपि जो आपने कहा देवनागरी लिपि तो इसी में होगी। तो ये सबसे पहला हमारा मुख्य था, और उसी में ये कहा गया कि जब संविधान लागू होगा यानी कि 1950 से ऑफिशियली लागू हुआ, तो उसके 15 वर्ष तक जो हमारी लैंग्वेज होगी, जितने भी काम होंगे, लेकिन वो अंग्रेजी में ही होंगे। यानी कि 1965 तक जो हमारी लैंग्वेज रहेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, वो अंग्रेजी ही रहेगी। साथ में इसी टाइम पे ये इसलिए रखा गया क्योंकि ताकि जो इससे पहले काम होते थे, क्योंकि हम अभी स्वतंत्रता हमने रिसेंटली प्राप्त की थी, तो उस टाइम पे जो जितना भी काम होता था वो अंग्रेजी में ही तब तक होता था। तो इस दौरान हमें ये टाइम दिया गया कि जितना भी काम होगा वो हिंदी में, जितना भी विकास या प्रचार प्रसार होगा वो इसी दौरान होगा, इन्हीं 15 वर्षों में। लेकिन उसके बाद 1963 में, जब हम कहते हैं कि 1963 में जो अहिंदी भाषी प्रदेश है, यानी कि जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहाँ पे विशेषकर जो दक्षिण भारत है, जैसे कि वेस्ट बंगाल है या तमिलनाडु है, वहाँ पे हिंदी विद्रोह में बहुत सारे आंदोलन हुए। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने एक राजभाषा आयोग 1963 के नाम से, उसको राजभाषा अधिनियम 1963 नाम से उसको जाना जाता है, तो उन्होंने वो जारी किया। तो उन्होंने इसमें कहा था कि ये आश्वासन दिया, जो नॉन हिंदी ये प्रदेश है, तो उनको ये कहा कि आश्वासन दिया कि जब तक आपकी सहमति नहीं होगी तब तक हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो भी एक उस हिसाब से तब से लेकर आज तक जो है हिंदी जो है राजभाषा के तौर पर, या यूं कहे कि अंग्रेजी के साथ साथ अभी चल रही है। पूरी तरह से न तो वो ऑफिशियली है और ना ही राष्ट्रभाषा बनी है। जी, एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आपकी हिंदी में महारत है, आपके हिसाब से क्या सिग्निफिकेंस है इस लैंग्वेज की? जी, सिग्निफिकेंस तो बहुत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ये बहुत ज़्यादा इजी है सीखने में। अच्छा। कि उर्दू या अंग्रेज़ी से तो बहुत ज़्यादा इजी है सीखने में। आप इसमें ये है कि इसमें जो आप बोलते हैं वही आप लिखते भी हैं, और सबसे बड़ी बात इस पर ये भी है कि इसमें ये वैज्ञानिक भाषा भी है, या यूँ कहे कि इंसान जब सीखता है तो उसको लगता है कि नहीं, मैं लिखता हूँ या सीखता हूँ या बोलता हूँ, तो मतलब इंसान को लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं, या मैं खुद की अपनी बात करूँ तो मैं भी आज बहुत प्राउड फील करती हूँ कि कहीं ना कहीं कश्मीर में, जहाँ पे इतनी भाषाएं बोली जाती है, या आपने यूँ कहा कि कश्मीरी भी हम बोलते हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन ये जो एजुकेशन होती है वो इंग्लिश मीडियम से ही होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इसका रोल है। कहीं ना कहीं आज के इसमें अगर हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम विकास की तरफ ही बढ़ेंगे। हम आपसे इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम कश्मीर को देखते हैं, हमारे यहाँ कश्मीर को देखते हैं, चूँकि आप बहुत बड़े इदारे में इस वक्त तालीम हासिल कर रही हैं, आला तालीम हासिल कर रही हैं, एक ओवरव्यू दें हिंदी का यहाँ कश्मीर में। हिंदी का ओवरव्यू तो मैं ऐसे दूंगी कि कश्मीर में कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, जितने भी CBSE स्कूल्स है, अभी केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय, जहाँ से मैंने खुद तालीम की है। तो आगे जाकर यदि हम देखते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो हम आगे
आते हैं इसको पढ़ने के लिए, तो मुख्य अभी भूमिका इन्हीं स्कूल्स की रही है या आर्मी स्कूल्स की है, तो मुख्य अभी इन्हीं में पढ़ाया जाता है। या अभी हम यूँ कहें कि अभी कुछ ऐसे रिसेंट में ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे अभी हिंदी पढ़ना ने स्टार्ट किया है। लेकिन आगे जाकर यदि हम देखते हैं तो अभी कहीं ना कहीं हमारे वो फैसिलिटीज़ नहीं उतनी है कि, या कहीं ना कहीं बच्चों तक वो अभी पहुँच नहीं रही है उतनी इन्फॉर्मेशन कि आगे जाके आप अपना करियर जो है वो हिंदी में बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारी भी है या कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी, क्योंकि जितने भी परमानेंट फैकल्टी कहीं पे नहीं है, यहाँ कश्मीर विश्वविद्यालय के अलावा कहीं पे भी गवर्नमेंट फैकल्टी नहीं है, परमानेंट फैकल्टी नहीं है कश्मीर की, तो कहीं ना कहीं उसको भी दोष है कि आगे बच्चों तक वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है, उनकी काउंसलिंग नहीं होती है कि आप आगे जाकर हिंदी में ही अपना करियर परस्यू करें या इसी के रिलेटेड कुछ करें। बिल्कुल सही है आपका। और मुझे ये भी याद आ रहा है कि मैंने 6ठी कक्षा तक खुद हिंदी पढ़ी है। क्लासरूम में हमारे यहाँ ऐसा निसाब था कि हिंदी ज़बान को सीखना है, तो मैंने कुछ अक्षर सीखे थे, मैंने कुछ मात्राएं भी पढ़ी। तो आज भी अगर मैं देख लेती हूँ, हालांकि 10वीं जमात तक तो नहीं पढ़ी, मैंने 6ठी क्लास तक पढ़ी है, तो मैं समझ पाती हूँ। मुझे वक्त लगता है पढ़ने में, लेकिन मैं पढ़ पाती हूँ और समझ पाती हूँ। इसके अलावा जब हम उर्दू ज़बान की बात करते हैं, जैसे कि आपने भी वजह फरमाया, सिस्टर लैंग्वेज है ये, और उर्दू में जो इनिशियली नाम थे उसमें एक नाम हिंदवी भी था, उर्दू ज़बान को हिंदवी भी कहा जाता था। तो एक खूबसूरत सा शेर मुझे इस पर याद आया कि उर्दू और हिंदी ज़बान में फ़र्क है इतना, हम कहते हैं ईश्वर, वो कहते हैं खुदा, वो देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना। हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे इसी ज़बान के हवाले से ही, हमारे यहाँ जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है इसका एक ख़ास डिपार्टमेंट है, हिंदी डिपार्टमेंट जी। यहाँ मुख्तलिफ कोर्सेज तो कराते हैं जी, बिल्कुल, और मास्टर्स प्रोग्राम भी है, पीएचडी वगैरह भी होता है। क्या इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं हमारे यहाँ इस डिपार्टमेंट में, और इस डिपार्टमेंट का एक ओवरव्यू दें? जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है इस समय जब यदि हम कश्मीर में हिंदी के योगदान की बात करेंगे तो सबसे बड़ा अगर प्रमुख नाम आएगा तो वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग का ही आएगा, क्योंकि वहाँ की जो फैकल्टी है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है कि कश्मीर में हिंदी का प्रचार प्रसार हो। तो कश्मीर विश्वविद्यालय में कश्मीर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में इस समय पीजी तो वहाँ पे होता ही होता है, पीएचडी भी होता है, इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं वहाँ के, जो इस टाइम में वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी वहाँ पे होते हैं जो कराए जाते हैं। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो इस टाइम पे हिंदी दिवस जैसे कि आज है, आप देखिएगा कि मे बी कल शाम तक टीवी में आ जाए कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से आज सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीरी हिंदी दिवस। तो ये हम एक दिन तो मनाते ही है, साथ में आज से हमारे यूनिवर्सिटी में एक सप्ताह के लिए हिंदी दिवस मनाया जाएगा, जहाँ पे कश्मीर के विभिन्न प्रांतों से जितने भी बच्चे हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं नया लिखना, यहाँ पे उनको कोई मौका नहीं मिलता है या बहुत कम मिलते हैं, तो ऐसे में वहाँ पे उनको इस टाइम पे उनका जो सृजन कार्य है, उन्होंने क्या लिखा है नया, जो उनकी अपनी क्रिएटिविटी है, वहाँ पे जो बाहर के जामिया मिलिया के जैसे नथुलाल है या फिर कहकशा मैम है या फिर जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ गेस्ट आए हैं, तो वहाँ पे वो उनको पूरा प्रोत्साहित करेंगे आज ही के दिन। जी, आज से या 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक वहाँ पे अभी नवलेखन का कार्य भी चला। अभी जो उस एक मखसूस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स हैं उनमें कश्मीरी कितने होंगे, जम्मू से कितने होंगे, लद्दाख से कितने होंगे, अलग अलग इलाकों से कितने स्टूडेंट्स होंगे? देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं बच्चों की, तो मेरे समय में मेरे से पहले बहुत टाइम पहले जो हिंदी है वो नॉन मुस्लिम्स ही प्रेफर करते थे, बट आज के टाइम पे यदि हम देखें तो कश्मीरी में सबसे ज़्यादा कश्मीर के स्टूडेंट्स ही आते हैं। और इसके अलावा जो है अभी मेरे साथ जो हमारी रिसेंट सिलेक्शन हुई है, तो मेरे साथ हम 2 ही अभी कश्मीर के स्कॉलर हैं, अभी 4 जो है बाकी जम्मू के ही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कश्मीर से बाहर भी अभी बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, साथ ही दिल्ली से भी बच्चे आ रहे हैं, बिहार से भी बच्चे आ रहे हैं। जब हमारा इंटरेक्शन होता तब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, तो वहाँ से अभी आ रहे थे। साथ ही साथ जो मैंने कहा कि कोर्सेज बाकी होते हैं जैसे पीजी होता है या डिप्लोमा कोर्सेज, तो साउथ कोरिया से भी बच्चे हैं अभी इस टाइम पे, और आसाम से भी बच्चे हैं इस टाइम पे वहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में। क्या बात है जी। सादिया, एक सवाल है, क्योंकि आपने बोला कश्मीर से 2 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं शायद स्टूडेंट्स या तो करना नहीं चाहते हैं हिंदी में, या तो मे बी वी आर नॉट एबल टू प्रमोट द लैंग्वेज। जी जी। तो मुझे लगता है
इस विषय पर हम हाँ, मजीद चर्चा बात करेंगे करेंगे। आगे, लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं एक विज्ञापन के लिए। नाज़रीन मोहतरम, छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और हम जल्द हाजिर होते हैं। मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर 7814792726। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और अभी वक्त तो चला है हम आप तक अखबार की सुर्खियां पहुंचाएं। मेरे पास पहला एक अंग्रेजी अखबार है, सुर्खी सुनिए। कॉलोनल मेजर DSP किल्ड इन कोकरनाग एनकाउंटर, LGCS DGP अटेंड हुमायूंस रेस्लिंग सेरेमनी। जी हाँ, मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है और इस उर्दू रोजनामे से ये अहम खबर सुनिएगा। सदर जमहूरिया ने आयुष्मान भाव मुहिम का आगाज किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इफ्तिताही तकरीब में बजरिए वर्चुअल मोड शिरकत और UT सतह प्रोग्राम से खिताब किया। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है नाजरीन, सुर्खी सुनिए। SC asks MHA to draft manual for police briefing in criminal cases, says media trial may deflect cause of justice। जी, मकामी उर्दू रोजनामे से ये खबर सुनिएगा। ऋषिपोरा बड़गाम में 125 बिस्तरों के अस्पताल की तामीर को मंजूरी, 49.42 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। LG की सदारत में मीटिंग। जी नाज़रीन, मेरे पास एक उर्दू अखबार है, सुर्खी सुनिए। राबता सड़क न होने का नतीजा, नौगाम हंदवारा की जचा को 4 पाई पर लटका कर घर पहुंचा गया। मकामी अंग्रेजी रोजनामे से ये जरूरी खबर। ट्रेडर्स अपसेट ओवर रिलैक्सेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन US एप्पल्स, ग्रोवर्स मीट LG सीक्स MIS इम्प्लीमेंटेशन। जी, आपके पास कोई और अखबार है? नहीं, मेरे पास ये आखिरी रोजनामा बचा है, मकामी उर्दू रोजनामा है। और जिस तरह से आप भी जानते होंगे कि खुश्क साली है, बारिशों की किल्लत है, बारिशें उतनी हुई नहीं। महकमा मौसमियात ने तो यही कहा था कि 16 तारीख से हमारे यहाँ कश्मीर में हल्की बारिशें होंगी और बिलाखिर ये मामला तो अल्लाह ताला के हद इख्तियार में, हम इंसान इसमें कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कर सकते। खैर, इस हवाले से एक खबर शाया हुई है। तवील खुश्क साली, आबी ज़खायर में पानी की सतह में कमी, वादी में पीने के पानी की सप्लाई में गैर एलानिया कटौती। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप जानते होंगे कि आज के इस प्रोग्राम में हम हिंदी दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान हैं, इन्होंने इसी सब्जेक्ट में आला तालीम हासिल की है और आगे इस वक्त कर रही हैं, स्कॉलर हैं, PhD हैं, कर रही हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट में। आप हैं सादिया जोहरा। बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। हमने हिंदी दिवस के हवाले से बात की, हमने इस हवाले से बात की कि हमारे यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट का क्या सिनेरियो है या पूरे कश्मीर में इस हवाले से क्या सिनेरियो है। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि रोज़गार इंसान की पहली, उसके बाद पढ़ाई के बाद पहली प्रेफरेंस है। चाहते हैं कि हमने जिसमें तालीम हासिल की इसमें हमें रोज़गार के मौके भी मिले। तो हमें बताइएगा कि इस हिंदी लैंग्वेज को सीखने के बाद एक इंसान जब मैदान में जाता है तो उसके लिए क्या क्या मौके हैं, क्या क्या ज़राए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पूछा। तो सबसे पहले तो इसमें अगर आप आला तालीम हासिल करते हैं, जैसे कि PhD करते हैं या कुछ और कोर्सेज करते हैं, तो PhD के करने के बाद सीधा आप AP के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर ऐसे भी कोर्सेज अब आते हैं कि जहाँ पे आप अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। तो अभी रिसेंट में अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी ने पोस्टर्स भी निकाली है, जो बहुत टाइम के बाद मुझे लगता है निकाली है, कि हिंदी ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेटर्स भी की भी उनको ज़रूरत है। साथ ही साथ इसमें आप हिंदी
के बहुत जैसे समाचार है या अभी इसी फील्ड में आ सकते हैं, तो मे बी यहाँ पे भी कल को कोई ऐसा हो कि हिंदी में ही यहाँ से कुछ भी बोले। तो इसके अलावा भी काफ़ी जो अब बीएड, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीएड कर रहे हैं, जो आगे टीचिंग प्रोफेशन में उनकी इंटरेस्ट है, तो इसके अलावा भी काफ़ी जितना भी मुझे लगता है तो इसी के रिलेटेड ही कर सकता है इंसान। जितने भी बाकी लैंग्वेजेस में जो इंसान कर सकता है तो वो हिंदी में भी इंसान आगे कर सकता है। जी बिल्कुल। जी साथ ही मेरे जहन में एक सवाल है, क्योंकि यहाँ जो इंडिया की बात करें, हमारा बॉलीवुड काफ़ी मशहूर है और सिनेमा लिटरेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी लैंग्वेज फील्ड हो। तो चूंकि हिंदी की बात हो रही है और आज हम हिंदी लैंग्वेज को सेलिब्रेट करें, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारा बॉलीवुड या जो सिनेमा लिटरेचर है, फिल्म्स है और मीडिया है, आपके मुताबिक उसका क्या इन्फ्लुएंस है लैंग्वेज पे? मुझे लगता है किसी भी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए वहाँ की मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि आप देखते हैं चाहे जितनी भी हमारी फिल्म्स हैं, अभी जो मूवीज़ बन रही है, चाहे वो कितनी ही आगे क्यों ना हो या हॉलीवुड में क्यों ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उनका मीडियम है जो हिंदी ही रहता है। या कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हिंदी अभी उनमें चल तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अभी प्रेफरेंस जो या मेन वर्ड जो होते हैं उनमें इंग्लिश के ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हिंदी सीखते हैं लेकिन उनमें जो मेन वर्ड्स की कमी बहुत रहती है, मुख्य जो शब्द है शब्दावली पे उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप बच्चे होते हैं तो आपके दिमाग में जो आपको दिखाया जाए वही आप सीखते हैं। अगर यदि हम थोड़ा सा भी उनमें फोकस करें कि इंसान जब वहाँ पे इंसान बोलता है थोड़ा सा भी ये है, तो अगर आप वहाँ पे देखें तो जो मुख्य शब्दावली जो मुख्य वर्ड्स होते हैं यानी कि, तो वहाँ पे अभी उनमें वहाँ पे हिंदी का प्रयोग ना करके वहाँ पे अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक मतलब दोष है इन हिंदी मूवीज़ का कि वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी, मैं यूँ नहीं कहूँगी कि पूरी साहित्यिक हिंदी आप बोले, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा इस पे जोर दे कि जो वर्ड्स है थोड़ा सा उस पर अगर आप हिंदी इंग्लिश के बजाय अगर आप, मतलब मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे लगता है कि यदि आप बाकी ओल्ड मूवीज़ के कंपैरिजन में आज की मूवीज़ तो ना यदि हम करते हैं तो यही पाते हैं कि काफ़ी उस टाइम पे कितनी हिंदी ज़्यादा बोली जाती थी मूवीज़ में और आज कितनी कम बोली जाती है मूवीज़ में। वो तो तब जब आप किसी पौराणिक पात्र को लेकर यानी कि या किसी ऐतिहासिक पात्र को लेकर मूवीज़ बनाते हैं तब उनमें हिंदी का थोड़ा सा हम ज़्यादा फुट डालते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हमारी ज़बान में अगर हिंदी का कोई इन्फ्लुएंस है तो वो यही बॉलीवुड और सीरियल्स वगैरह जो चलते हैं वो जब हम देखते हैं तो उसका असर बड़ा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सीरियल्स में आज मूवी से ज़्यादा ही हिंदी बोली जाती है मुझे, और पूरा वो डेली सोप्स जो होते हैं जो पूरा दिन हम ये मुझे लगता है हर कोई चाहे बच्चे हो चाहे औरतें तो ज़्यादा ही मशहूर होती है इसमें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कश्मीर में यदि हम देखते हैं कि अगर किसी ने हिंदी पढ़ी नहीं होती है तो वो हिंदी में बात है, तो कहीं ना कहीं उसका मेन जो इन्फ्लुएंस होता है कहीं ना कहीं वो कहाँ से प्रभावित यदि हम देखते हैं तो वही सीरियल्स वही मूवीज से वो हम देखते हैं। मान लें आपके किसी का ग्रेजुएशन तक ये जो सब्जेक्ट है बैचलर्स में वो सब्जेक्ट हिंदी नहीं रहा उसका, ठीक, लेकिन अब वो चाहता है या चाहती है कि वो हिंदी में ही आगे बढ़े, हिंदी सब्जेक्ट को ऑप्ट करें, इसी में मास्टर्स करें, आला तालीम हासिल करें। उसके लिए क्या करना होगा? क्या उसे एडमिशन मिलेगा या उसके वो पहले सबसे पहले एक सर्टिफिकेट कोर्स से गुजरना होगा? क्या करना होगा इसके लिए जरा बताएं। इसके लिए सबसे जो मेन ये था कि आजकल जो जितने भी महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस हैं उनमें एक ये है कि या तो हिंदी दो प्रकार से या कोई भी लैंग्वेज दो प्रकार से पढ़ाई जाती है, या तो आपका मेन सब्जेक्ट होता है या तो थोड़ा सा ऑप्शनल होता है। यदि आपका ऑप्शनल होता है तो किसी भी विश्वविद्यालय में यानी कि यूनिवर्सिटी में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलती है। तो वहाँ पे आपका क्या एक प्रोसीजर रहता है, एक मतलब ऑफिशियल प्रोसीजर ये रहता है कि सबसे पहले आपको एक डिप्लोमा कोर्स करना होता है। तो वो यूजुअली जो नॉर्मली वो 8 मंथ्स का होता है और इसके एग्जाम्स फिर तो वो 1 साल में हो जाता है। तो हमारे विश्वविद्यालय में क्या किया जाता है, तो जहाँ पे जब डिप्लोमा में बच्चे आते हैं जो कि बहुत सारे बच्चे अब आते हैं तो उन्हीं को फिर मेरिट बेस पे फिर प्रमोट किया जाता है पीजी कोर्सेज में, या फिर जो बाहर के भी बच्चे उस टाइम पे आते हैं तो उनको भी, लेकिन जो डिप्लोमा के बच्चे होते हैं उनके लिए डिप्लोमा पहले करना होता है तो उसके बाद वो पीजी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी, अब मैं इससे पहले यही पूछना चाह रही थी, जो पिछला सवाल अधूरा रह गया था कि अभी आपने जिक्र किया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में 2 स्कॉलर्स है जो रिसर्च कर रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इतने सारे स्टूडेंट्स में सिर्फ 2 स्कॉलर्स का होना कुछ तो लूप होल है। तो व्हाट आर द की चैलेंजेस जिसकी वजह से जो है हम प्रमोट नहीं कर पा रहे हिंदी लैंग्वेज को? क्योंकि अभी आपने फरमाया कि मीडिया का भी इसमें रोल प्ले है, तो क्या लूप होल्स है? देखिए
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरे सेमेस्टर में जो हमारा अभी रिसेंट है, अभी अगस्त से स्टार्ट हो गया, तो उसमें हम 2 स्कॉलर्स हैं कश्मीर से, बाकी जितने हैं तो वो भी कश्मीर से है। मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम पे 25 स्कॉलर्स होंगे कश्मीर विश्वविद्यालय में, तो जिसमें से बहुत सारे बाहर के हैं और यहाँ के भी हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि बच्चे आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कहूँगी कि 2021 में मेरा पीजी कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने पूरा 1 साल का गैप दिया, जिसमें मैंने नेट और सेट जो एग्जाम्स होते उनकी तैयारी की और क्वालिफाई अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया। तो यही मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं बच्चे भी आगे जाके फिर उनका भी ये रहता है माइंड सेट कि वो आगे जाना चाहते हैं बट मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है आजकल के कंपटीशन के दौर में, आजकल जो इतना कंपटीशन है उसमें कहीं ना कहीं फिट रहने के लिए आपको भी कुछ ऐसा करना, थोड़ा सा हटके करना होता है। तो आजकल एग्जाम्स एंट्रेंस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने पहले या यूनिवर्सिटीज़ पहले ही इन्फॉर्म करती है कि नेट या सेट या अगर आपका JRF है तो उस बेसिस पे आपकी आगे सिलेक्शन हो जाएगी। तो हमारा भी जो सिलेक्शन है, मेरी भी सिलेक्शन है, वो नेट और सेट के बेसिस पे ही PhD में हुई है। अच्छा, चूँकि अब जाहिर सी बात है PhD करने जा रही हैं आप और सिलेक्शन आपकी हुई है माशाल्लाह, तो आपने रिसर्च टॉपिक जो जहन में बनाया है वो क्या है जिस पे आप आगे रिसर्च करने जाएंगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो यदि आपको अगर आप रिसर्च करते हैं, शोध कार्य करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि किस चीज़ में आपकी रुचि है। यानी कि अगर आपकी विशेष रुचि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक उठा कर दे देते हैं, इसमें आपकी रुचि नहीं है, तो उसका सीधा फर्क जो है, असर जो आपकी रिसर्च पे दिखेगा। तो मेरी जो विशेष हमेशा से रुचि रही है वो कथा साहित्य के रिलेटेड रही है, यानी कि या तो स्टोरीज में या फिर उपन्यासों में। जी बिल्कुल। और जो मेरी इस टाइम पे सुपरवाइजर है डॉक्टर रूबी जुत्शी, तो उनका जो विशेष है, उनका जो मतलब वो मेन है तो वो उपन्यासों में कराती है, और मेरा भी इसी में अभी कोर्स वर्क चल रहा है, तो अभी हम टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं। तो जिन पे मैंने उनको बहुत सारे ऐसे जो मेरे अपने राइटर्स हैं, मतलब जिनको मैं पसंद करती हूँ, तो उनको मैंने दे दिया। अब मैम फाइनल करके वो वहाँ से दे देगी, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि जिस पे हम काम करें कहीं उस पर बहुत ज़्यादा काम तो नहीं हो चुका होता है। तो ये हमारा इसमें कुछ अलग हो, जो हमारी रिसर्च हो वो ज़रा मुख्तलिफ हो। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ये सवाल मेरे जहन में था कि चूँकि हम यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करें तो हम स्कूल्स की तरफ वापस आते हैं, तो स्कूल्स की आपके क्या ख्यालात है इस बारे में, क्योंकि स्कूल्स में आज भी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है। इनफैक्ट मदर लैंग्वेज भी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है। हम अंग्रेजी बोलते थ्रू आउट इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट कश्मीर, थ्रू आउट इंडिया हिंदी इज़ नॉट द प्राइमरी लैंग्वेज। इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे स्कॉलर्स आए, अभी उनसे इंटरेक्शन जब हमारी होती है तो उनका बहुत कम होल्ड जो है अंग्रेज़ी पे रहता है। तो उसका मुख्य कारण ये रहता है कि उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो हिंदी मीडियम में ही होती है, उसका जो माध्यम रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ के स्कॉलर्स होते हैं या जितने भी बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं वो कमतर महसूस करते हैं उस टाइम पे, कि उनका ऑलरेडी इतना होल्ड रहता है कि हम कहीं ना कहीं उनकी जो शब्दावली है जो पूरी परफेक्ट रहती है, कितने भी वर्ड्स वो बोले, पूरी सटीक हिंदी वो जिसे हम कहेंगे कि वो बोलते हैं, कहीं ना कहीं मतलब कंपटीशन में हम भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे ज़्यादा ही इस टाइम पे, फिर मतलब पढ़ाई की बात अलग होती है, बट कहीं ना कहीं बोलने में वो हमसे ज़्यादा होते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है कि उनका जो माध्यम रहता है, बचपन से ही वो जो हिंदी पढ़ते हैं, तो मैथ्स भी साइंस भी वो पूरा का पूरा हिंदी माध्यम से ही पढ़ते हैं। यहाँ की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्राइमरी मतलब इवन प्री नर्सरी से लेकर क्रंच स्कूल से पहले, मतलब क्रंच स्कूल जब हम बच्चे को डालते हैं तो वहाँ पे उसका जो मेन फोकस रहता है टीचर्स का, या वहाँ पे जितने भी ये फैकल्टीज रहते हैं, तो उनका मेन फोकस यही रहता है कि कैसे बच्चे को फ्लुएंट बनाया जाए इंग्लिश में। तो वहाँ पे मेन फोकस, यदि अगर आप जॉब एडवर्टीजमेंट देखिए तो सबसे पहले उनकी जो ऊपर की यही मांग रहती है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करता है तो वो उनकी फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में। तो कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं कि, या फिर ये मानिए कि हम कहीं ना कहीं उसका जो पैरामीटर ऑफ इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं यही हम मापते हैं कि अगर ये बच्चा या ये कैंडिडेट इंग्लिश में बोल पाता है तो ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा एज कंपेरिजन टू जो बच्चा हिंदी में बोल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा लूप होल है आजकल के सिस्टम में, और इसके लिए मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट भी आगे आए, या हमारे खुद के बच्चे मतलब हम इसके मतलब कुछ बोले कि नहीं, ये तो बस एक लैंग्वेज तो लैंग्वेज होती है, इससे पढ़ाई या इंटेलिजेंस का कोई असर नहीं होता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे भी बोले। बस मुझे लगता है यही हमारा सबसे बड़ा जो हमारा दोष है आज का, यही है कि हम ज़्यादा फोकस जो है अंग्रेजी पर ही करते हैं। कई सारे सवालात मेरे जहन में
और वो सवालात मैं अपने जहन में महफूज रखूंगी तब तक। फिलहाल एक सेगमेंट हम आप भी देखें, हम भी देखेंगे, हमारे नाज़रीन भी देखेंगे, और वो सेगमेंट जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, गुड मॉर्निंग एजुकेशन के नाम से। आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हम आज उस चीज पे बात करने जा रहे हैं जो है तो हराम लेकिन पीना उसका हलाल है, और वो चीज है आपका गुस्सा, एंगर। ऐसा नहीं है, ये नेचुरल फिनोमेना है। गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन गुस्से को चैनलाइज कैसे कराया जाए। गुस्सा ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल चीज है, गुस्सा सबको आता है, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज ना बोल दें या कोई चीज ना कर लें हम जिसको पूरी जिंदगी हमें पछतावा रहेगा। कहते हैं एक लफ्ज भी खंजर से ज्यादा जख्म दे सकता है जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। आप देखेंगे कि जब भी हम, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे काम में, परफॉर्मेंस में, वो सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन है हमारा गुस्सा, दैट इज कॉल्ड एंगर। तो एंगर मैनेज कैसे, एंगर मैनेजमेंट, वो बच्चों को भी, क्यों गुस्सा आएगा लेकिन कहीं उसमें वो तोड़ फोड़ ना कर दें, कुछ बोल दें ऐसे जिसके बाद उनको एहसास होगा। तो ये एंगर मैनेजमेंट बच्चों को सिखाया जा सकता है थ्रू ISPD प्रोग्राम, स्कूल में कराया जा सकता है। जब ये एंगर बच्चों में आ जाए तो उसको कैसे वेंट दिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि स्प्रिंग की तरह हम उनको दबा दें। जब आप देखेंगे कि ये एंगर मैनेजमेंट जो है, अब देखिए चीखेंगे चिल्लाए से उससे कुछ नहीं है। वेंट करने के लिए एक बड़े तरीके हैं जो बच्चों को सिखाए जा सकते हैं। आप देखिए सबसे बड़े दुश्मन हमारा जो है वो वही यही एंगर है। अब इसमें एंगर मैनेजमेंट, इस चीज से हमें कभी कभी अपने आपको, ये 4 वेज हैं जिससे हम कूप अप एंगर को कर सकते हैं। उसको कहते हैं प्रैक्टिस करो स्टॉप की, STOP की, STOP। पहली चीज जो है वो है सी द इमोशन एंड इट इज नेगेटिव इफेक्ट। अपने इमोशन को देखिए, क्या आप फील कर रहे हैं इस वक्त। आप देखिएगा अगर आपने वो देख लिया और थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप कूप अप एंगर को, ये पहली चीज। दूसरी चीज है, अब आप तो देखा, बॉडी को काम कीजिए। बॉडी को काम करेंगे तो आप रिजल्ट अच्छा दे पाएंगे। उसके लिए है टेक ए डीप ब्रेथ। अब आप सांस अंदर ले लीजिए, ऐसे करके सांस ले लीजिए। तीसरी जो चीज है वो है STO, ऑब्जर्व क्लोजली यूर फीलिंग्स एंड बॉडी। तो आप वो फील करिए आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है। आपकी हार्ट बीट्स फास्टर हो रही हैं, ब्रीदिंग शॉर्ट हो रही है, मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं, ये चीजें सारी आप फील कीजिएगा, अपने ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद जो लास्ट वाला है दैट इज P। P मीन्स STOP, प्रैक्टिस पीस इन प्रेजेंट। अभी हम करें, क्योंकि हम रिएक्ट करने अगर करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने बोल से। तो प्रैक्टिस पीस इन प्रेजेंट का हमें टाइम गैप मिलेगा, तो तब हम रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, और रेस्पॉन्ड से हमारे क्या होगा, सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। देखिए बाप अपने बेटे को बोलता है, बेटा जब गुस्सा आ जाए एक लकड़ी में ये ठोकते रहना कील, उसको कील दे देता है। जब भी बच्चे को गुस्सा आ जाता है, आप देखिएगा वो वही उसी लकड़ी के लिए जाता है बाहर, जहां पे बाप ने उसको वो कील का डिब्बा और हथौड़ा दिया था कि आप इसमें ठोको बेटा। जब इतना गुस्सा होगा, जब तक ठंडा ना हो तब तक कील इसमें ठोकते रहो, और जब आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा आ जाए वापस आया करो। अब ये बच्चा जैसे वो ठोकता रहता है उसमें, और गुस्सा वेंट उस पर, अब जिस तरीके से वो वेंट करता है, जब थक जाता है तो ठीक है भाई। अब अगर वही सिचुएशन फिर आ जाए तो बच्चा रिएक्ट वैसे नहीं करता, ही रेस्पॉन्स थोड़ा सा बाहर जाता है, देखता कि हाँ सतोड़े ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मैं अब गुस्सा इस तरीके से नहीं करूंगा। पापा कहता ठीक है बेटा, आपने कील तो चुबा दिए, वापस निकालो। अब वापस निकालने की जब वो कोशिश करता है, सारे कील निकालते तो पापा कहते हैं देखो बेटा इस लकड़ी में ये वो लकड़ी वैसी नहीं रही, इसमें जो सुराख हो गए अब ये हमेशा के लिए बद्दा बन गए, इसमें एक दाग रह गया। ये हमेशा आपकी बातों की वजह से भी, आपने किसी को ये दाग या ये चीज रहेगी, ये स्कार रहेगा वहां पे, ये निशान रहेंगे उसके दिल पे, जिसको भी आप ये इस तरीके से, हो सकता है कि कोई आपको गुस्सा दिलाए किसी बात से, या आपके पीछे कुछ बोले, या आपकी चीज ले ले, या कोई भी चीज करे, लेकिन गुस्से के वक्त STOP, और उसमें सबसे ज्यादा है प्रैक्टिस पीस इन प्रेजेंट, जो P है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। ये स्टॉप की प्रैक्टिस कराई जा सकती है थ्रू वर्कशॉप्स। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मरबूब साहब का इस छोटे से खूबसूरत से सेगमेंट के लिए।
और हकीकत में गुस्सा एक बहुत बड़ा इशू है, ख़ासतौर पे आज की जनरेशन का, और हमें स्टॉप की प्रैक्टिस करनी भी सीखनी चाहिए। मुझे लगता है गुस्सा बहुत हमारे लिए बहुत कॉमन है। राधी, आप क्या करती है जब आपको गुस्सा आता है? अच्छा, आप कैसे स्टॉप करती है? हाँ, जब मुझे कभी गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं खामोश हो जाती हूँ कुछ वक्त के लिए, जब तक मुझे खुद ऐसा न लगे कि मैं अब शांत हूँ, तब उसके बाद लोगों से बात करती हूँ। ये एक तरीका है। आप क्या करती हैं? मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत बोलती हूँ अंटिल मैं शांत हो जाती हूँ। अच्छा, ठीक। दैट मीन्स हम बहुत ऑपोजिट तरीके से इसके साथ डील करते हैं, बट हकीकत में आई थिंक गुस्से के टाइम इंसान को पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज उस मोमेंट में जब आप अपने जज्बातों के बिल्कुल कंट्रोल में है, कॉन्शियस नहीं है, आप किसी को अपने अल्फाजों से बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी मेहमान हमारे साथ सादिया ज़ोहरा जी है, जो PhD हिंदी स्कॉलर है। आज हम हिंदी दिवस का दिन सेलिब्रेट करें और इसी सिलसिले के बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। मेरे जहन में एक सवाल, आज के दौर के मुताबिक अगर बात करें, डिजिटल एज है, इंटरनेट का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, आपके मुताबिक ये कैसे परसेप्शन एक हिंदी लैंग्वेज का बना रहा है? मुझे लगता है कश्मीर में तो सबसे मुख्य यदि हम देखते हैं तो टीचर्स के अलावा यदि अगर आप मुख्य भूमिका देखें कश्मीर में हिंदी का, तो वो मीडिया का ही, मतलब आई मीन इंटरनेट का ही है। तो मुझे लगता है सबसे पहले यदि हम बात करें बुक्स के अवेलेबिलिटी की, जो एक स्टूडेंट अगर आप पढ़ना चाहे तो बुक्स के बगैर नहीं पढ़ सकता है। तो जब आप टीचर से पढ़ते हैं या आप खुद सोचते हैं कि मैं पढ़ूं, तो आपके पास ये सबसे बड़ा मुख्य समस्या यही आती है कि मैं कैसे पढूं, कहाँ से पढूं। तो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनको बुक्स तो मिल जाती है, कहीं ना कहीं स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं, बट जब आप कॉलेजेस में जाते हैं तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी होती है कि आप बुक्स को कैसे मैनेज करें। आपको सिलेबस दिया जाता है, आपको पाठ्यक्रम दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बुक्स होती है। लेकिन यहाँ पे वो भी मैं दोष यहाँ की सरकार को, यहाँ के खुद को, या मतलब कहीं ना कहीं वो हम में ही है कि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है कि हिंदी की बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हो। तो उसमें मुझे लगता है इंटरनेट का सबसे बड़ा योगदान है यहाँ पे, कि यहाँ पे जितनी भी ऐप्स है, जैसे कि अमेजोन है या फिर कोई भी ऐसी ऐप्स है जहाँ पे आप कभी भी किसी भी वक्त बुक्स जो है ऑर्डर कर सकते हैं, या हिंदी पे कितने सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स है, वो आप देख सकते हैं। बेसिक हिंदी आप खुद से सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है, मुझे टीचर्स के बाद यदि हम रोल देखें तो मुझे लगता है इंटरनेट का ही है, पॉजिटिव वे में, सकारात्मक में। तो अगर हम देखते हैं कि इंटरनेट का क्या योगदान है, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा है। सादिया जी, यूँ तो प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने एक छोटी सी कविता सुनाने की कोशिश की थी अपने दर्शकों को, लेकिन आप बताएं, आप चूंकि इसी सब्जेक्ट को पढ़ती आई हैं और स्कूल लेवल से पढ़ती आई हैं, हमें बताइएगा, इस बीच आपने कई सारी कविताएं भी पढ़ी होंगी, इस तरह की किताबें भी पढ़ी होंगी, कोई ऐसी कविता जो आपके दिल के बहुत नज़दीक हो? जी, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी जो विशेष रुचि है वह पोइट्री ना होकर गद्दी में रही है, फिर भी ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, या यूँ कहे कि महादेवी वर्मा जी जो है, या बाकी अन्य कवि जो है, वो मुझे बहुत पसंद है, या खासकर जो आधुनिक काल के, जहाँ पे हम कभी श्रृंगार को ना लेकर अभी जो आधुनिक हमारी समस्याएं को लेकर लिखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आजकल के इस टाइम पे। तो फिर भी मैं एक छोटी सी कविता कल मैं देख रही थी, तो मुझे लगता है मैं वही बोलूँगी यहाँ पे। तो ये कविता है, हिंदी के रिलेटेड है थोड़ी सी, तो मतलब थोड़ी सी नहीं, सारी की सारी। आसान होते संवाद मेरे जब कथन हिंदी में कहता हूँ, और लगे प्यारी मुझे ये जब हर शब्द इसका लिखता हूँ। गर्व है वर्णमाला पर इसकी, कठिन है मगर आसान समझता हूँ। होता यूं आनंद विभोर में जब हर शब्द इसका पढ़ता हूँ। हर भाषा का एक स्वरूप होता है, मैं हिंदी को निजी स्वरूप समझता हूँ। आसान होते संवाद मेरे जब हर शब्द इसका लिखता हूँ। बहुत खूब, बहुत प्यारी कविता। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हिंदी के अलावा और कौन कौन सी भाषा आप बोल पाती हैं? जी, इसके अलावा मैं अंग्रेजी भी, मतलब जैसे कि मेरी एजुकेशन मीडियम ही यही रही है, तो जी, इसके अलावा उर्दू भी मैंने 10th तक अच्छी खासी पढ़ी है, और मुझे लगता है कश्मीर का हर बंदा उर्दू पढ़ता है और लिख भी लेती हूँ अच्छे से। इसके अलावा कश्मीरी भी पढ़ती भी हूँ और लिखती भी हूँ, क्योंकि कश्मीरी मैंने ऐसे तो सीखी नहीं है कभी भी, या लिखी भी नहीं है, बट मैं लिख भी पाती हूँ। उसके अलावा अरबिक लैंग्वेज जो है, मुझे लगता है कुरान शरीफ से हम बहुत ये करते, तो मैं पढ़ भी लेती हूँ, और थोड़ा सा जब कभी ये कहते लिख भी लेती हूँ। वाह, आप मुख्तलिफ ज़बानें जानती हैं।
वन करो कशिर पे तिकाज कि सही नाजरीन आसान सोचान आज ने कशिर पे कथी करना तो कशिर पे ये सवाल कि यम सात तोह फ्री टाइम आसान यम सात न कहन काम आसान कह तम सात क्या करान सादिया जी क्या तुहद मसरूफियत क्या रोजान पर मुझे बासा आज सवाल बह ये जवाब वन यम लट तह मसरूफ आसान या आसान मे वोनमुत PhD कर मोन मेन मोटिव ये मे वुच मे कत मज इंटरेस्ट तम हिसाब मे वुचमुत ये बह मसरूफ आसान मतलब या मसरूफ ते वन आसान बस कह क्या टाइम कड़ा ये मज बह नॉवल पारान वारिया ज़्यादा हिंदी के मैं ग्रेजुएशन के टाइम में स्टार्ट कर पढ़ने ग्रेजुएशन के टाइम पे मतलब ये जन प्रेमचंद सारी खुद गोनिक साहित्यकार या यू कह के उसको तमिश वना कथा सम्राट भी उसको कहते हैं कि तिकाज सो गोनिक सो उपन्यासकार यम हसा उपन्यास या नॉवल जिसे हम कहें या जी या स्टोरीज ते हको वन तमो उन तम फील्ड मज या यम विज लेखान खाली एंटरटेनमेंट खतर तमो उन तम फील्ड मज कड़ित रियलिटीज मज जी तो मतलब मे बासा कहीं ना कहीं जो मेरा हिंदी में अभी ये है तो कहीं ना कहीं मेन मतलब तमुक वारिया ज़्यादा रोल प्रेमचंद सुन बस वनकन तो प्रेफर करा जब भी मतलब मुझे टाइम मिलता है या कहीं पे भी मतलब ये बेहान लाइब्रेरी मजन तिकाज वनकन बह स्कॉलर तो हमारा जो मेन टाइम वो लाइब्रेरी में ही होता है बस प्रेफर करा वनकन तो पढ़न या वनकन तो या घर बिहित वनकन बह प्रेफर करान कभी कोई नॉवल उठाई क्या स्टोरी और स्टोरीज में वारिया ज़्यादा पसंद जो मेरा अगर मैं हिंदी में नहीं करती या इंग्लिश में ही करती तब भी मैं स्टोरीज में ही करती जी। अच्छा सादिया जी मेरे जहन में ये ख्याल है कि अभी आप चूँकि रिसर्च में हैं लेकिन अभी आप हिंदी लैंग्वेज को लेके क्या फ्यूचर इन्विजन कर रही हैं? जी मुझे लगता है कि अभी मतलब जितना भी मैंने सोचा है मुझे लगता है मेरा थोड़ा सा ये बाकियों के मुतालिक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहा है किसी भी चीज़ को लेकर कि कहीं ना कहीं जब आपको खुद से कुछ अचीव करना होगा तो आपके लिए अभी सब कहते हैं कि स्मार्ट वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस या कुछ भी कहे कि या मतलब स्मार्ट वर्क ही करनी होती है बट कहीं ना कहीं मैं अभी मानती हूँ कि दैट हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अभी PhD करूँ तो कुछ सोच कर ही मैंने ये सब स्टेप उठाया होगा तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मुझे आगे मतलब वैसे इंशाल्लाह मेरी एम है कि आगे चलकर मैं हिंदी विभाग में ही अपनी जो जितना भी मैंने सीखा है तो वहीं पे एज ए प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी होता है तो वही लगो बट मेरा ये है कि जो भी आपको अचीव करना है उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप अभी से यदि हम स्टार्ट करते हैं मेहनत करना तो कहीं ना कहीं कल के जितने भी एग्ज़ाम्स है आजकल आपने देखा जितने भी पोस्ट निकलते हैं उसके लिए एग्ज़ाम्स होते ही होते हैं तो कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि कल को मैं किसी और पे ब्लेम ना करके डाल के खुद से ये ले लूँ कि अगर मेरा कहीं पे नहीं होता है तो वो मेरी ये जो है मेरा दोष है। तो मैं समझती हूँ कि कहीं पे भी आपको कुछ भी अचीव करने के लिए हार्ड वर्क तो करनी पड़ती है और मैं खुद के लिए भी यही अप्लाई करती हूँ कि कल को अगर मेरा जिस मैं फील्ड में जाऊँ या मतलब किसी भी इसमें जाऊँ तो रिग्रेट ना रहे हार्ड वर्क उतनी मेहनत होनी चाहिए कि आप वहाँ पे कॉम्पीट कर सको। As it is all women gang over here, I would like to ask what is the definition of women empowerment for you? How do you perceive this particular term, women empowerment? women empowerment की यदि हम बात करते हैं तो नारी सशक्तिकरण को मैं बोलूँगी तो उसमें भी नारी सशक्तिकरण तो मतलब कुछ हम अभी भी कुछ वर्ड्स है जो मिसप्रोनाउंस करते हैं अच्छा। जैसे कि हम फेमिनिज्म को लेकर बोलते हैं कहीं ना कहीं हम गलत मतलब कहीं पे भी हम बोल देते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट की यदि मैं एक सटीक उदाहरण मैं बोलूँगी कि देना चाहूँगी तो कश्मीर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के तो मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि अगर आपको कभी मौका मिले आप आए वहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पे जो हमारी HOD है वो भी एक डॉक्टर जाहिदा जबीन है तो किस तरह से वो एक स्मूथली अभी डिपार्टमेंट को चला रही है। अभी डॉक्टर रूबी जुच्ची है जो मेरी सुपरवाइज़र है वो किस प्रकार से वो काम कर रही है वहाँ पे खाली एक 2 मेल है वहाँ पे एक तो भारतेंद्र कुमार पाठक है वो सर है तो वो है और एक कंट्रैक्चुअल है बस खाली 2 मेल्स है और इनके बावजूद भी यदि हम वुमेन एम्पावरमेंट की नारी सशक्तिकरण मतलब नारी को ऐसे अपने हुकूक जितने भी राइट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और उनका पॉजिटिव वे में जब वो यूज़ करती है तो वही वुमेन एम्पावरमेंट है और नारी का ये ना समझ कर कि मैं नहीं कर सकती हूँ या मेरे पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है क्योंकि आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है आज आप कुछ भी कर सकते हो कहीं पे भी कर सकते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत होता है फिर हम बोलते हैं कि हमें मौका नहीं मिला। तो आप जितनी भी औरतें हैं चाहे लड़कियां हैं चाहे औरतें जिनकी शादी हो चुकी है तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव वे में यदि हम ले किसी भी चीज़ को तो मुझे लगता है वो भी जी बिल्कुल एम्पावरमेंट है।
बहुत बहुत शुक्रिया सादिया जी, लॉन्ग वे टू गो, वी विश यू ऑल द लक। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में अपने इन खूबसूरत ख्यालात से हम सबको नवाजने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडे सेशन। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें। इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिएगा और हर दिन हर सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक देखते रहिएगा अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।